वक्त है जवाब तो चाहिए का। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहा दाऊद इब्राहिम भारत में एक और 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। उसके निशाने पर देश के कई बड़े नेता, बड़ी हस्तियां और दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहर भी थे। इस हमले को अंजाम देने के लिए उसको विदेशों से करोड़ों की फंडिंग भी हुई थी। इतना ही नहीं, डी कंपनी ने हिंदुस्तान विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए दंगा सेल बनाया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह खुलासा एनआईए ने अदालत में दायर की अपनी चार्जशीट में किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि पिछले 4 सालों में हवाला के जरिए 12 से 13 करोड़ रुपए भारत में भेजे गए। देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंक पर कड़ा प्रहार और आतंकवादियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए टेररिस्ट, स्मगलर्स, गैंगस्टर्स पर एक के बाद एक एक्शन ले रही है। अब एनआईए ने पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगे आतंकी दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और डी कंपनी के 3 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अदालत में दायर इस चार्जशीट में एनआईए ने बताया है कि ये आतंकी आम लोगों में खौफ और आतंक पैदा करते थे, लोगों को डराकर धमकाकर धन उगाही वसूली करते थे, हवाला के जरिए विदेशों से मिली रकम का उपयोग अपने आतंकी उद्देश्यों को पूरा करने और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया करते थे। भारत की दशकों से चल रही तमाम कोशिशों के बावजूद दाऊद हाथ नहीं आ रहा है। कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की अब तक की जांच के मुताबिक दाऊद टेरर फंडिंग, मादक पदार्थ की तस्करी और नकली नोटों के धंधे से देश को कमजोर करने का लगातार काम कर रहा है। 1993 के मुंबई धमाके के बाद दाऊद का नेटवर्क अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए भी काम करता है। संयुक्त राष्ट्र ने दाऊद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। पिछले साल केरल के सोना तस्करी मामले की जांच में दाऊद का हाथ होने के पूरे सुराग मिले हैं। तो जवाब तो चाहिए में आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर क्यों दाऊद गैंग भारत को दहलाना चाहता था? क्या पाकिस्तान इसमें दाऊद की मदद कर रहा है? क्यों कानून के हाथ दाऊद की गर्दन तक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं? और क्या अब जल्द दाऊद की गर्दन होगी कानून के शिकंजे में? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या अब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते आतंकी दाऊद आजाद घूम रहा है? एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। दाऊद और छोटा शकील एक बार फिर से भारत पर आतंकी हमले करवाने की फिराक में है। इसके लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान से सूरत और फिर मुंबई में 25 लाख रुपए भेजे गए हैं। ये रुपए आरिफ शेख और शब्बीर शेख को भेजे गए हैं। आतंकी के दोनों आकाओं ने पिछले 4 वर्षों में हवाला के जरिए 12 से 13 करोड़ रुपए भारत में भेजे। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के निशाने पर देश के बड़े नेता और कई बड़ी हस्तियां भी हैं। एनआईए की चार्जशीट में दाऊद, शकील, सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख को नामजद किया गया। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में बताया कि कैसे 25 लाख रुपए पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत भेजे गए। एनआईए ने दावा किया कि शब्बीर ने 5 लाख रुपए रखे थे और बाकी पैसे आरिफ को दे दिए थे। 9 मई 2022 को शब्बीर के घर की तलाशी से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस पूरे मामले पर सूरत का एक हवाला ऑपरेटर गवाह है, जिसकी पहचान सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखी गई है। इस केस में शामिल सभी आरोपियों पर यूएपीए की धारा, मकोका कानून और अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन आरोपियों के जरिए कानून के लंबे हाथ दाऊद और शकील की गर्दन को दबोचने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से दाऊद भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में लगातार घूम रहा है। लगातार वो कोशिश कर रहा है कि एक और 26/11 जैसा आतंकी हमला भारत में किया जाए, लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, बेहद चौकन्ना हैं और इसकी वजह से ऐसे जो मंसूबे हैं उसके वो अब तक नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक दाऊद के पकड़ने की जो लगातार कोशिश की जा रही है उस कोशिश में नाकामयाबी क्यों मिल रही है? क्यों दाऊद की गर्दन तक नहीं पहुंच पाई हैं एजेंसियां? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सच्चाई यह भी है
कि जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई दाऊद को लेकर, दाऊद गैंग को लेकर हो रही है। और जब से ये मामला एनआईए को सौंपा गया है उसके बाद एनआईए लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और अब एनआईए की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई है, अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, बेहद गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे उस आरोप पत्र में किए गए हैं। और इससे ये अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर दाऊद भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी फिराक में वो लगातार लगा हुआ है और वहां से लगातार किस तरीके से करोड़ों की फंडिंग विदेशों से हवाला के जरिए हो रही है, यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाले जो खुलासे हैं इस आरोप पत्र के जरिए किए गए हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं उनसे पहले आपकी हम परिचय करा देते हैं आपका, और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमाकांत मिश्रा जी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ विनय मिश्रा जी हैं, और शिवसेना की तरफ से हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, और दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस चर्चा में वो भी शामिल हो गए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए, और सबसे पहले वेद भूषण जी मैं आपके पास आऊँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जो चार्जशीट फाइल की गई है अदालत में एनआईए की ओर से, उसमें बेहद चौंकाने वाली बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और उसमें ये पता चलता है कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम अभी भी भारत को दहलाने की फिराक में है, दहलाने की वो लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। देखिए अमित जी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। जो अभी चार्जशीट जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर दाऊद, छोटा शकील और उसके अलावा 4 अन्य हैं, टोटल 6 हैं जिनको नामजद किया गया है, जिनके खिलाफ चार्जशीट लाई गई है। ठीक है, वो पाकिस्तान में है, परंतु उनके खिलाफ एक तरफा ट्रायल होगा, उसके बाद उनको भगोड़ा पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार किया जाएगा, क्योंकि उनके तमाम जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं, जो भी आपने पैसे का ट्रायल बताया, मनी ट्रायल बताया, जो दुबई के रास्ते से पैसा इस्तेमाल करने के लिए इंडिया के खिलाफ टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसकी तमाम परतें खुलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इंटरनेशनल फोरम पर हम ये डिक्लेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे, डोजियर दे पाएंगे, इवन पाकिस्तान को भी डोजियर दे पाएंगे कि इसके खिलाफ जो लेटेस्ट जो मामला है वो एक चार्जशीट है, उसमें तमाम ट्रायल में वो चीजें जो एविडेंसेज हैं उसके खिलाफ कोर्ट में पढ़ी जाएंगी, कोर्ट उसके ऊपर आदेश पारित करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा अक्रॉस वर्ल्ड के ये पाकिस्तान किस तरह से दाऊद जैसे, शकील जैसे लोगों को अपने यहाँ बना देता है, और हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में, सूरत के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें उनके तथाकथित जो उसके गुर्गे हैं वहां पर रहते हैं, और उसको टाइम एंड अगेन वहां पर तमाम तरह की चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं, पैसा प्रोवाइड किया जाता है, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर चीजें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे असला हो, चाहे गन हो और चीजें हो, असला बारूद हो, वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जब ये ट्रायल पूरा होगा तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और डोजियर बनाकर हम पाकिस्तान को भी मुंह पर दिखा सकेंगे कि तुमने इसको शरण दे रखी है। और ये बहुत छिपी हुई बात नहीं है कि उसके बारे में तो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान को पता है कि दाऊद किस शहर में किस मकान में रहता है, उसके मकान की बाहर की दीवारों, हालांकि वो मकान की दीवारों में इतना अंदर कैद करके रखा हुआ है, उसको डर है कि कहीं उसको मार न डाला जाए, तो अपने घर के बाहर भी नहीं निकलता। परंतु हिंदुस्तान के खिलाफ फिर भी वो उसकी जो नाकाम साजिशें हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। और अभी भी जो इंफॉर्मेशन एनआईए को मिली थी उसमें यही था कि वो बड़े शहरों में और बड़े धमाके करने की फिराक में है, हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अस्थिरता हो रही है, तमाम जो आप देख रहे हैं जो क्रम वहां पर घटनाक्रम हो रहे हैं, उसी क्रम में वो चाहता है कि हिंदुस्तान भी इसी तरह बर्बाद हो जैसा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश बर्बादी की कगार पर बैठा हुआ है। जी अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रमाकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप ये बात मानेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही और इसी की वजह से दाऊद के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी आपके समय में, आपकी सरकार के समय में, यूपीए के समय में, वो कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई और उसका अंजाम आज तक भारत भुगत रहा है? चाहे वो 2008 की बात देख लीजिए, चाहे वो 1993 की बात देख लीजिए, और उसके बाद अभी भी वो पूरी कोशिश में है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से अब उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मामला एनआईए को सौंपा जा चुका है, एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, और उसके बाद जो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसके बाद क्या आपकी पार्टी मानेगी
कि दाऊद इब्राहिम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, देश का पक्का दुश्मन है। आज के दिन की आपको बधाई देना चाहता हूँ जी। आज ही के दिन हमारे देश में नोटबंदी लागू की गई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू करते समय एक ही बात कही थी कि आतंकवादियों के फंड पर लगाम लगेगी। दाऊद इब्राहिम भारत के लिए खतरा था, खतरा है। और जिस तरह से माननीय मोदी जी ने नोटबंदी करते वक्त ये वादा किया था कि आतंकवादियों की फंडिंग पर लगाम लगेगी, तो अरे दाऊद पर बात करिए सर, नोटबंदी पर बहुत बात की हमने पहले, फिर से बात कर लेंगे। आप दाऊद पर आइए, आप दाऊद इब्राहिम पर आइए सर, हमें दाऊद की बात करनी है आज, नोटबंदी के बाद फिर कर लेंगे। दाऊद कौन है? सबसे पहला तो प्रश्न यही है, दाऊद कौन है? हाँ, दाऊद एक आतंकवादी है, एक वैश्विक आतंकवादी, जिस पर लगाम लगाने के लिए पिछले 8 साल से मोदी जी ने क्या किया है, कृपया बताएं। अरे आप अपना बताइए ना सर, आपकी सरकार ने क्या किया, यूपीए ने क्या किया था, आप बताइए ना। आप बताइए। सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे 50 साल तक आपने देश पर राज किया सर, आप बताइए ना भाई। दाऊद इब्राहिम डॉन अभी थोड़ी बन गया है, वो अभी बना है क्या 8 साल में? नहीं बताइए ना मुझे। बन गया, लेकिन 8 सालों में मोदी जी ने क्या किया? वो तो विश्व गुरु नहीं, बन वो चुके हैं ना, वैश्विक आतंकवादी, वो वैश्विक आतंकवादी क्या अभी बना है क्या पिछले 8 साल में? वो तो पहले से ही है। नहीं, बिल्कुल हमारा तो आपकी सरकार, जब आपकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, आज हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब आपने क्या किया, आप ये बताइए ना। सरकार वर्तमान में जिसकी सरकार है, प्रश्न उससे उठने चाहिए। पहले हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं मोदी जी, तो अगर विश्व गुरु बन गया है और वो विश्व के नायक बन चुके हैं, तो क्यों नहीं दाऊद को लगाम लगा पा रहे? क्यों नहीं दूसरे देशों से कह रहे हैं कि दाऊद को पकड़ कर ले आए? आपने देखा अमेरिका में जिस तरह से हमले हुए, आपने देखा किस तरह से अमेरिका ने लादेन को नेस्तनाबूद कर दिया। क्या मोदी जी में कोई इच्छा शक्ति कभी रह गई है? क्यों नहीं वो दाऊद को पकड़कर भारत में ला पा रहे हैं? 8 सालों से कर क्या रहे हैं वो देश में? अगर वो चाहें तो दाऊद 2 मिनट में आ सकता है। इतनी हस्ती है, इतनी पावर है उनके पास। आप क्यों नहीं लेके आए जी? जब आप सत्ता में थे, आप क्यों नहीं लेके आए दाऊद को? नहीं, हम नहीं ला पाए, हम तो कह रहे हैं। हाँ। हम नहीं ला पाए, मोदी जी ले आए। नहीं, आप मोदी जी बता देंगे। अरे आएगा, 8 सालों में आएगा। नहीं ला पाए। जिस तरीके से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है विनय जी, आप यकीन मानिए, आप भरोसा रखिए, आएगा आएगा। 8 सालों में अगर यहां तक पहुंचे हैं, बिल्कुल 8 सालों में क्यों नहीं आ पाया? हाँ, पिछले 8 सालों में क्यों नहीं आ पाया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए आज आपके टीवी के माध्यम से। अच्छा चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब। हाँ ठीक है, इसका जवाब रमाकांत जी देंगे। रमाकांत जी दीजिए भाई, 8 सालों में क्यों नहीं आ पाया? अगर आप कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, आप यूपीए गवर्नमेंट जब थी उससे हिसाब आप मांग रहे हैं, तो आप अपना 8 साल का हिसाब भी दे दीजिए। एक चीज जरूर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कि अगर आप बेशर्म हो जाएं तो हर जगह जय और विजय है। इसमें कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता बैठते हैं, चाहे उनके पार्टी के कोई भी नुमाइंदे बैठे, वो निश्चित तौर पर अपना अगर शर्म अगर त्याग दें तो हर जगह जय विजय। आज 1991 की घटना ले लें या 26/11 की घटना ले लें, आप हर जगह देखेंगे कि 8 साल की मोदी सरकार ने क्या सही करा रहे हैं इसको। हाँ बोलिए रमाकांत जी, आप थोड़ा सा नजदीक से बोलिए, आपको जो ऑडियो है वो ठीक से नहीं आ रही है जी। मैं कह रहा हूं जो कि ये पूछ रहे हैं जो कि मोदी सरकार ने 8 साल के अंदर में क्या किया। मैं इनको बताना चाहता हूं और स्पष्टता के साथ आपके चैनल के माध्यम, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं के ऊपर में जिस तरह से रोक लगी, हम लोग जब बस में सफर करते थे अमित जी, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, आप तो खैर मिटा दिया गया था, जो किसी भी लावारिस, आप बोल क्या रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, या शोर मचाएं या ड्राइवर को सूचित करें। ये हमने देखा है, ये यूपीए के गवर्नमेंट के समय में और ये कांग्रेस के कार्यकाल में। आज हमने 55-60 सालों से जिस तरह की आतंकवादी घटना हम लोगों ने देश में देखी है, आज 8 साल के अंदर में आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, इनकी आवाज को ठीक करिए, इनकी आवाज। आज हमने रमाकांत जी की आवाज नहीं जा रही है विनय जी को, प्लीज। हाँ। पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी विनय जी, और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आप आज देखिए, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल का भी 6 आरोपी जो है तो उसके अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। एनआईए ने पीएफआई के ऊपर में ऑपरेशन ऑक्टोपस चला करके आज पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, और मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं, मोदी सरकार की उपलब्धि ये है जो कि आज आतंकवादी घटनाओं के ऊपर में जो जिस तरह से लगाम लगाया गया है और आतंकवादियों को उसकी औकात बताई गई है,
ये चीज आपको स्पष्टता के साथ अपने पार्टी के नुमाइंदों को भी बताना चाहिए आपको। इसलिए मैं कहूंगा प्रश्न उठाना बहुत लाजमी होता है, लेकिन आज अगर 26/11 के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो आप बिल्कुल शर्मसार हो जाएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं जो कि इस तरह की बातें न करें। 2014 से इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से एक नेटवर्क, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, इन आतंकवादियों का जो ऑर्गेनाइज जो नेटवर्क था, चाहे टेरर फंडिंग को लेकर के हो, चाहे किसी, हमने हर जगह प्रहार किया है और आतंकवादियों को हमने इतना कमजोर किया है, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ले लें, हर जगह हमने आतंकवादियों को उसको नकेल कसने का काम किया है। और मैं इसको बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा इस चीज को। ठीक है किशोर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा भाई, 2008 हो या फिर 1993, वो तो महाराष्ट्र ने झेला है, तो जो अब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, उसके गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई अब हो रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही और उसी की वजह से दाऊद जो है वो फलता फूलता रहा? अब जो कार्रवाई हो रही है, एनआईए जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है, लेकिन उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वाकई में दाऊद को लेकर जो कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी वो अब हो रही है? आप सहमत हैं इस बात से और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में दाऊद के गर्दन तक भी हमारी जो एजेंसियां हैं वो पहुंचेंगी? किशोर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं सुन रहा था। मैंने आपको बताया कि दाऊद के बारे में जो चार्जशीट आई है और उनकी कार्रवाई अभी भी चालू है, तो लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि राजनीति न होते हुए पाकिस्तान की भूमि से भारत पर अगर इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं तो इसको राजनीति के बाहर जाके बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बात से सहमत हूं कि 8 साल पहले मोदी जी ने बोला था कि दाऊद को पकड़कर हम भारत ले आएंगे। बाद में उन्होंने 14 में भी कहा, 19 में भी कहा, फिर वो बिरयानी खाने भी गए। लेकिन दाऊद तो वैसे के वैसे जहाँ के वही हैं और भारत में मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर उसको जहाँ है वहां पे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन एनआईए की चार्जशीट यही बताती है कि आतंकवाद। तो ये आप तो आप ये भी मानेंगे कि यूपीए के समय में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, वो जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी वो भी नहीं हुई और इसी वजह से इसमें और समय लग रहा है, आप ये मानेंगे फिर? नहीं, देखो यूपीए की गलतियां हुई जब तो वो समझ बाहर है जी। अब एनडीए को आई है, बीजेपी के साथ सत्ता आई है, वो कहते कि हम आतंकवाद को निपट डालेंगे, तो ये फिर एनआईए की चार्जशीट क्या बोलती है? और इस प्रकार के षड्यंत्र भी होते हैं। दाऊद फिर से सक्रिय है, तो मैं तो कहूंगा कि जो भी इनपुट है उस इनपुट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बहुत सारे लोग सक्रिय है। फिर वो कौन सी भी पार्टी से रहो, अगर टेरर फंडिंग अगर होती है और भारत के भूमि से उनको कहीं शय दी जाती है तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी उन लोगों के साथ नहीं रहेगी। हमारी पार्टी भी ये मांग करती है कि दाऊद का भी नायनाट हो और भारत में उनके जो भी लोग हो उन पे भी कार्रवाई सख्त की जाए। इससे ज्यादा तो मैं साफ सुथरी बात क्या कर सकता हूँ आप। ठीक है, लेकिन वेदभूषण जी, ये तो सच है कि भाई इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो होती आई है, चाहे वो पहले के समय की बात करें, अब की बात करें, इस मामले को लेकर राजनीति तो हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है भाई, देश की जनता तो ये चाहती है कि दाऊद को भारत लाया जाए। कब वो पकड़ में आएगा, कब उसके गुर्गे पकड़ में आएंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं और ये बहुत जल्द हो पाएगा संभव? क्या आपको लग रहा है ऐसा? अगर आप मुझे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि 2024 को देख के एनआईए की चार्जशीट तो नहीं है, क्योंकि एनआईए हो, एनसीबी हो या हो, मुद्दा तो है नहीं, ऐसा है मुझे लगता है। वेदभूषण जी, आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एक बार फिर से आप कोशिश करके देखिए, थोड़ा नजदीक से बोल के, आवाज ब्रेक हो रही है आपके बीच बीच में, बोलिए। जी। हाँ, सही तरीके से काम करती तो 8 साल के बाद ये नहीं आती। अगर तो राजनीति तो हमें करना ही है। बीजेपी अभी भी 2 साल है, अगर
अगर दाऊद को भारत में ला ले तो। हाँ वेदभूषण जी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं आ रही है, अभी भी नहीं, नहीं आप बोलिए, एक बार बोलिए, अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक हुई है, थोड़ा सा बोलिए। वेदभूषण जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, किशोर जी आप बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ बोलिए, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए आप। किशोर जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए ठीक है रमाकांत जी, लेकिन किशोर तिवारी जी जो सवाल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 2014 में भी आपने ये बात कही, 2019 में भी आपने ये बात कही, आप बार बार ये दावा करते रहे कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो यूपीए गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो हम करके दिखाएंगे, लेकिन 8 साल से ज़्यादा का वक्त तो आपको भी हो गया, लेकिन दाऊद तो अभी भी आज़ाद घूम रहा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने कहा जो कि मोदी साहब बिरयानी खाने के लिए गए, मैं ये शब्द मैं सुन करके मैं हैरान हूं, जो कि आज शिवसेना के ये प्रवक्ता बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ 26/11 हो चाहे 1993 का, इस देश ने उस दंश को झेला है। आज अगर 2014 से और 2019 में अगर मोदी जी ने इस चीज का कमिटमेंट किया जो कि दाऊद को हम पकड़ के लाएंगे, क्या एजेंसियां इसके ऊपर में काम नहीं कर रही है? बिल्कुल काम कर रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जिसको हम शेयर नहीं कर सकते, पहली। दूसरी बात ये होती है जो कि जहां तक बात है आतंकवादी घटनाओं की, मैं आपको एक डाटा दूंगा, निश्चित तौर पर इस पे स्पष्ट हो जाएगा। जो यूपीए के गवर्नमेंट के समय में जिस तरह से घटनाएं होती थी, हमने जिस तरह से देखा, जो कि चाहे धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर के अंदर में जो शांति हमने स्थापित करी, या हमने देखा जो कि किस तरह से मणिपुर हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हमने चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हमने उसको अपनी औकात दिखाई, और पाकिस्तान की धरती से जो भी जन्मा आतंकवादी या आतंकवादी घटना था या आतंकवाद इस तरह से वहां पर बढ़ चढ़ करके भारत के अंदर में जो रिपोर्ट किया जा रहा था, मैं उस चीज के ऊपर में आकर के निश्चित तौर पर इस चीज को कह सकता हूं जो कि जो भारत के अंदर में जो घटनाएं हो रही थी उसके ऊपर में काफी लगाम लगा है। आप भारत के अंदर की बात अगर ले लें, चाहे पीएफआई जैसा ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, मैं कह रहा हूं जो कि चाहे आप देखेंगे सीए एनआरसी के, ये जो कांग्रेस हो चाहे आपको आम आदमी पार्टी की आप कांग्रेस के समय में आपको बता देता हूं कि जिस तरह से जेएनयू के अंदर में नारे लगाने की बात हो, इनको स्पेस मिलता कहां से है? इन पार्टियों द्वारा जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, चाहे वो आतंकवादी घटना को लेकर को ले ले, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले ले, जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, आज टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े मिलते हैं। आतंकवादियों को, ऐसे अराजक तत्वों को उसको स्पेस मिलता है, और ऐसा स्पेस मोदी सरकार ने कभी न दिया और न देगा। मैं इसको आपको स्पष्टता के साथ और बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, सेना तो पहले भी थी, लेकिन सेना राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से आज हमने देखा है जो कि एयर स्ट्राइक भी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, और हमने चीन को डोकलाम के अंदर में हो चाहे कहीं पे भी हमने उसको औकात दिखाई। और ये बिल्कुल देश की जनता, आज अगर भाजपा 18 से 19 प्रदेशों में अगर वो भाजपा का शासन है, ये ऐसे नहीं हो गया, बल्कि जनता ने पसंद किया, जनता ने भाजपा के क्रियाकलापों को, उसकी पॉलिसी को, उसकी इच्छा शक्ति को पसंद किया। इसलिए आज देखेंगे चाहे केंद्र में या आप देखेंगे, और बिल्कुल जनता के जो मन में है उस चीज को हम लोग धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, निश्चित तौर पर हम उसके ऊपर में काम करेंगे। और चाहे राजनीतिक पार्टियां जितना भी राजनीतिकरण करना चाहे, जितनी भी राजनीति की रोटियां सेकना चाहे, वो सेक सकती है, लेकिन हम लोग देश की जनता के साथ खड़े हैं, और देश जनता के मन में जो है उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े मिलेंगे। जी अमित। लेकिन विनय जी, रमाकांत जी तो कह रहे हैं कि भाई इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसका जवाब आप चाहते हैं। हालांकि चलिए मेरे पास समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, उसके गैंग के खिलाफ अब कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि दाऊद की गर्दन तक भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत जल्द पहुंचेंगी और दाऊद बहुत जल्द पकड़ में होगा, और वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है कोर्ट के अंदर एनआईए की ओर से, उसमें जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि दाऊद लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो जानता है
कि इस वक्त यहां पर मोदी सरकार है और ऐसे में उसके लिए ये सब कर पाना, अपने मंसूबों में कामयाब हो पाना बस की बात नहीं है। और इसीलिए लगातार जब भी कुछ ऐसी वारदात करने की वो कोशिश करता है या फिराक में रहता है तो वो ये समझ जाता है कि वो ऐसा अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब देश के अंदर एक मजबूत सरकार है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान में अब हर घर तक स्मार्ट टीवी की पहुंच हुई है। सभी घरों में जल्दी ही टीवी पहुंच रही है। आपके मेहनत के पैसे से लाई हुई ये स्मार्ट टीवी कहीं आपके बच्चों को, आपके परिवार को धर्म और संस्कृति से दूर तो नहीं लेके जा रही है। और इसलिए सुदर्शन न्यूज लाया है स्मार्ट टीवी के लिए, एंड्रॉयड टीवी के लिए टीवी ऐप। आप अपने टीवी के प्ले स्टोर में जाइए और सुदर्शन का ऐप डाउनलोड करिए। किसी भी मंथली सब्सक्रिप्शन के बगैर आप इस पर लाइव टीवी भी देख सकते हैं और साथ साथ में मेरे पुराने कई एपिसोड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हजारों घंटे की जानकारी और कार्यक्रम आपके टीवी